बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तहरीक पाकिस्तान के एक अहम उन्वान साइमन कमीशन पर बात करेंगे। 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो इन रिफॉर्म्स में ये कहा गया कि 10 साल के बाद एक कमीशन हिंदुस्तान आएगा जो इन इस्लाहात के नताइज का जायज़ा लेगा और ख़ुद मुख्तार और ज़िम्मेदार हुकूमत की हदूद व क़यूद का तयन भी करेगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए सियासी तौर पर कि हुकूमत को ये कमीशन 2 साल पहले ही जो है वो अनाउंस करना पड़ा। एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 11 मार्च 1926 को इंडियन लेजिस्लेटिव असम्बली में ख़िताब करते हुए कहा कि अब हालात का तकाज़ा है कि जल्द अज जल्द एक कमीशन मुरतब किया जाए, कमीशन तरतीब दिया जाए और उसके जो मेंबर्स हों वो ऐसे हों कि सबको उस पर इत्तफाक हो। तो कायदे आज़म ने ये बात कही। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास की स्वराज पार्टी असम्बली में मुसलसल हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे और अपनी तकारीर में दबाव बढ़ा रहे थे और तकाजा कर रहे थे कि जो इस्लाहात हुई हैं 1919 में उसको इतना अरसा हो गया, अभी तक हुकूमत ने जो है वो आकर हिंदुस्तानियों की हालत ज़ार नहीं देखी, हाल नहीं पूछा, ना इन इस्लाहात के नताइज को देखा है। उस वक़्त हुकूमत जो थी वो थी कंज़र्वेटिव पार्टी की बरतानिया में, और अपोजिशन जो थी लेबर पार्टी, वो हुकूमत पर इस हवाले से दबाव बढ़ा रही थी और अवाम के अंदर जो है वो अपना वोट पक्का करने के लिए इस बात को इशू बना रही थी कि हुकूमत ने इतना अरसा हो गया आज तक जो है वो कमीशन हिंदुस्तान नहीं भेजा। तो कंज़र्वेटिव पार्टी ने ये देखते हुए कि कहीं इलेक्शंस में ये लेबर पार्टी इस इशू को जो है वो अपनी सियासी कैंपेन के तौर पर कहीं इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए अभी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को 8 साल ही हुए थे कि 8 नवंबर 1927 को 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमीशन का ऐलान कर दिया गया और उसकी सरबराही के लिए सर जॉन साइमन को मुकर्रर किया गया। इसलिए उनके नाम की निस्बत से इसे साइमन कमीशन भी कहा जाता है, इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है और इससे सफ़ेद फार्म कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने मेंबर्स थे ये 7 के 7 सब अंग्रेज़ थे और इनमें कोई भी हिंदुस्तानी शामिल नहीं था, यानी कांग्रेस से या मुस्लिम लीग से कोई मेंबर नहीं लिया गया था। 7 मेंबर थे और सभी अंग्रेज़ थे। जब ये खबर हिंदुस्तान पहुंची और इस कमीशन के बारे में इतला पहुंची तो सियासी पार्टियां जो थीं वो सरापा एहतजाज हो गई। जो उस वक़्त कांग्रेस के सदर थे डॉक्टर मुख्तार अंसारी, उन्होंने एक बयान में हुकूमत पर दबाव डाला कि जो लॉर्ड इरविन है वायसराय वो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो बिरकनहेड, ये जो है वो फ़ौरन इस कमीशन को वापस ले और इस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, वरना हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें इस कमीशन का बाइकाट करेंगी। सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि इस कमीशन की तश्कील करना और इसमें किसी हिंदुस्तानी को शामिल ना करना, ये हमारे जो कौमी इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह करने की कोशिश की गई है। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की तरफ से ये बयान दिया कि मेरे लिए तो ये तसव्वुर करना ही महाल है कि एक कमीशन बनाया जाए जिसका मकसद आइन बनाना हो और 35 करोड़ हिंदुस्तानियों के मुस्तकबिल के फ़ैसले करना हो और उसमें कोई हिंदुस्तानी शामिल ही ना हो। ये कैसे मुमकिन है? कायदे आज़म ने कहा मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग के ज़रिए तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के जिस्मों को जो है वो रौंदा था, साइमन कमीशन के ज़रिए हमारी रूहों को कुचलने की कोशिश की गई है। ये तमाम बयानात भी दिए जा रहे थे, तमाम कोशिशें भी हो रही थीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने बिल्कुल किसी चीज़ का असर नहीं लिया और 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन जो था 7 रुकनी ये बम्बे आ गया।
इसके बावजूद कि एहतजाज हुआ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, लेकिन जो लॉर्ड इरविन था वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ये कमीशन जो है वो कामयाब रहे। 16 फरवरी को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में गुफ्तगू करते हुए, तकरीर करते हुए, कांग्रेस के जो एक लीडर थे बड़े, जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता था, जो थे लाला लाजपत राय, उन्होंने एक करारदाद पेश की और कहा कि इस कमीशन का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। तो वो करारदाद जो थी वो 59 के मुकाबले में 66 वोटों से कामयाब रही और तमाम हिंदुस्तान की सियासी जमातों ने उसका बाइकाट करने का फैसला कर लिया। कायद आज़म ने जो है वो मार्च में एक 2 तजावीज़ पेश की हुकूमत को। एक कहा कि मखलूत जो है वो इस कमीशन को बना दिया जाए, यानी इस कमीशन को मखलूत कमीशन बना दिया जाए, इसमें कुछ हिंदुस्तानियों को भी शामिल कर लिया जाए। और कायद आज़म ने तजवीज़ पेश की कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर ये जो साइमन कमीशन है इसके पैरेलल एक और इंडियन कमीशन बना दिया जाए जो सिर्फ हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल हो। लेकिन और ये तजावीज़ बहुत मुनासिब थी और वायसराय जो था इरविन, उसने इन तजावीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनको मंजूर चूँकि होना था बरतानिया से, इसके लिए उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था बिरकनहेड, उसके ज़िम्मे लगाया कि आप इसको वहाँ पे पेश करके कायद आज़म की ये तजावीज़ जो है वो मंजूर करवाएं। लेकिन वो जो है वो खुद ज़ाती तौर पर बिरकनहेड जो है वो ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने इरविन के कहने पर उसको पेश तो कर दिया वहाँ पे, लेकिन अपने असर रसूख से खुद ही उसको कायद आज़म की इन तजावीज़ को मुस्तरद भी करवा दिया। बहरहाल हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें इस पे मुत्तफिक थीं कि चूँकि इसमें हिंदुस्तानियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है इस कमीशन ने, लेकिन इसमें चूँकि किसी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया, ये हिंदुस्तानियों की तज़हीक है। जबकि कमीशन जो है वो जो पेश किया गया था उसमें सर जॉन साइमन जो थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर हम इसमें किसी हिंदुस्तानी को शामिल करते तो हिंदुस्तानियों की जो सियासी जमातें ये तो आपस में लड़ती रहती हैं, ये कभी भी जो है वो कांग्रेस या मुस्लिम लीग के अगर मेंबर इसमें शामिल होते तो कभी भी इत्तेफाक राय ना पैदा होने देते। इसलिए अंग्रेज़ इसमें शामिल हैं और ये किसी भी सियासी जमात की हमायत नहीं करेंगे। ये एक ख़ुद हालात का जायज़ा लेके जो है वो बग़ैर किसी तासुब के जो है वो तजावीज़ पेश कर देंगे। लेकिन इन तजावीज़ को जो है वो जो ये इसकी दलील थी, इसको तस्लीम नहीं किया और एहतजाज मुसलसल जारी रहा। सिर्फ सर शफ़ी जो थे पंजाब में, वो अपने साथियों को कुछ को कायल करने में कामयाब हो गए, जिनमें सर फजल हुसैन थे, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल थे, इसी तरह हसरत मोहानी थे। इस तरह के कुछ रहनुमा जो थे वो सर शफ़ी के साथ हो गए और उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें इस साइमन कमीशन का बायकॉट नहीं करना चाहिए, ये इतने अरसे बाद आ रहा है, इसको वेलकम कहना चाहिए और अपनी जो है वो मसाइल जो है वो इसको पेश करने चाहिए। इनका क्या है, अगर हम इनका बायकॉट करेंगे तो ये वापस चले जाएंगे और फिर मामला खटाई में पड़ जाएगा, फिर पता नहीं कब ये कमीशन आएगा। बहरहाल हमें इसका बायकॉट करने के बजाय इनको वेलकम कहना चाहिए और अपने मसाइल पेश करने चाहिए, इनके साथ ताउन करना चाहिए। तो इसी मसले पर मुस्लिम लीग 2 धड़ों में तकसीम हो गई, जिनाह लीग और शफ़ी लीग। जिनाह लीग में वो मुसलमान रहनुमा शामिल थे जो कायद आज़म के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते थे कि ये एक असूली बात है, अगर 8 साल बाद कमीशन आया है तो 2 साल बाद भी बेशक ना आए, लेट हो जाए बेशक, लेकिन असूली बात यह है कि हिंदुस्तानियों के मसाइल का अदराक हिंदुस्तानी ही कर सकते हैं, इसलिए हिंदुस्तानियों को इसमें शामिल किया जाए। बहरहाल जिनाह लीग और शफ़ी लीग के इख्तिलाफ़ात जो है वो मुसलसल बढ़ते चले गए। कलकत्ता में जो मुस्लिम लीग जिनाह लीग का जो इजलास हुआ उसमें फ़ैसला किया गया कि हम इसका बायकॉट करेंगे। मुकाबले में सर शफ़ी ने अपने घर लाहौर में जो है वो अपने साथियों का एक इजलास बुला लिया और फ़ैसला किया कि हम इसके साथ इत्तेफाक राय से जो है वो ताउन करेंगे। इस तरह जिनाह लीग और शफ़ी लीग के इस मसले पर इख्तिलाफ़ात जो है वो शिद्दत अख्तियार करते चले गए। साइमन कमीशन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा करता हुआ आखिर 30 अक्टूबर को जो है वो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा। अगरचे एहतजाज तो हर शहर में ही हो रहा था साइमन कमीशन के ख़िलाफ़,
जहाँ भी साइमन कमीशन जाता था वहाँ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज होता था। लेकिन लाहौर में ये सूरत हाल बहुत जो है वो सख्त थी। लाहौर में एहतजाज का दायरा बहुत तेज़ी से फैल रहा था, इसलिए वो जो उस वक़्त का जो पुलिस ऑफ़िसर था उसके ज़िम्मे ये बात लगाई गई थी कि आपने जो है ना हर सूरत जो है वो इसको कंट्रोल करना है और किसी सूरत भी जो है वो एहतजाज जो है वो आपने नहीं करने देना, ठीक है। इस पर जो है वो कमीशन जब पहुंचा तो एक बहुत बड़ा एहतजाज इसके ऊपर जो है वो शुरू हो गया और एहतजाज की जो रैली निकाली गई उसकी क़यादत मुसलमानों में से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कर रहे थे और जो थे हिंदुओं में से लाला लाजपत राय जो है वो इसकी क़यादत कर रहे थे और ये मुसलसल जो है वो हजूम बढ़ता चला गया। तो इसको रोकने के लिए जो है वो लाठी चार्ज हुआ, जिसमें जो है वो बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। लाला लाजपत राय के जो है वो एक सीने के ऊपर एक जो वो बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो लाठी लगी, तो उसी में वो 2-3 दिन के बाद जो है वो जान बहक हो गए। इस तरह ये एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में फैलता चला गया। बहरहाल साइमन कमीशन ने अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया। लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए जो है वो कुछ नौजवान भी मुतहर्रिक हुए और उन्होंने जो है 16 दिसंबर को जो है वो एक पुलिस ऑफिसर जो सैंडर्स था, उस वक़्त पुलिस ऑफिसर एसपी था, उसके ऊपर हमला किया और सैंडर्स को जो है वो कत्ल कर दिया और उस गोया अपने तौर पे उन्होंने जो लाला लाजपत राय थे उनके कत्ल का बदला ले लिया। बहरहाल इस तरह सूरत हाल ख़राब ही रही साइमन कमीशन की वजह से। पर साइमन कमीशन ने 13 अप्रैल 1929 को अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया और ये कमीशन जो है फिर वापस चला गया और मई 1930 में हतमी रिपोर्ट जो है वो इस कमीशन ने जो है वो पेश कर दी, जिसकी में जो अहम सिफारिशात की उनमें एक ये थी कि हिंदुस्तान में जो 1919 की मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की रोशनी में जो डायआर्की यानी 2 अमली निज़ाम चल रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए और तमाम अख्तियारात जो है वो सूबाई वज़ीरों को दे दिए जाएँ। मरकज़ी असम्बली और सूबाई गवर्नरों के अख्तियारात में कमी कर दी जाए और वफाकी हुकूमत हिंदुस्तान में कायम करने के हवाले से जो है वो काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। बलूचिस्तान में और सूबा सरहद में आइनी इस्लाहात नाफिज कर दी जाएँ, सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की उसके ये मेन जो है वो सिफारिशात थीं। उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी साइमन कमीशन के हवाले से कि किन हालात में ये कमीशन पहुंचा, हिंदुस्तान के लोगों ने, सियासी जमातों ने क्यों इसका जो है वो बाइकाट किया, फिर इस पे बयानात जो अहम लीडरों ने दिए वो क्या थे और इसके नतीजे में जो है वो हिंदुस्तान की सियासी फ़ज़ा में किस तरह तब्दीली आई। तो अगर हमारी आपको गुफ्तगू पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।